हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां पढ़ेंगे। इस वीडियो के प्रत्येक जो पॉइंट है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी बिंदु को इसमें समाहित किया गया। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अन्य हजारों पुस्तकों या अन्य पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सभी बिंदुओं को एक जगह कलेक्ट कर लिया गया है। तो हम बिना देरी किए हुए आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब हिंदी भाषा की जो हमारा पहला पॉइंट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति में हिंदी भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भाष धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना और कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त करता है। और भाषा अर्जित संपत्ति है जिसे मानव अपने चारों ओर वातावरण से अर्जित करता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से जो भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकते हैं। मतलब हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, वही भाषा है। तो जो ये पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये परिभाषा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि किस भाषा की परिभाषा को पंडित कामता प्रसाद गुरु ने दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा आगे है कि भाषा का रूप क्या है। तो ये जो हमारे टॉपिक है भाषा के रूप। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से हमारा भाषा के 3 रूप हैं। पहला है हमारा मौखिक भाषा, दूसरा है हमारा लिखित भाषा और तीसरा हमारा सांकेतिक भाषा। अब इन तीनों को हम समझ लेते हैं। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जैसे कि हम किसी भी बात को अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं अपने मुख से बोलकर, उसे ना तो हम लिखते हैं ना तो हम संकेतों के माध्यम से समझाते हैं, बस उसे हम बोलकर समझा देते हैं, तो वह हमारी मौखिक भाषा हो गई। जैसे कि परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या का मौखिक रूप। अब लिखित भाषा, हम यदि अपने बातों को, अपने भावों को या विचारों को हम लिख कर बताते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा परिभाषा को देख लेते हैं कि जैसे भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि लेख हुआ, पत्र हुआ, निबंध, कहानी, जीवनी आदि। अब सांकेतिक भाषा क्या है? अब जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप मानते हैं केवल, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये कुछ विद्वानों का मत है। सांकेतिक भाषा उसके अंतर्गत समाहित नहीं करते, परंतु जो हमारा भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप ही माना जाता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो आप लोग, उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो हमारा जो अगला है पॉइंट 1 दिया था मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो मौखिक भाषा हमारा है वह जो सबसे छोटी ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मौखिक भाषा जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। हमारा अब वर्ण क्या है? वर्ण के लिखित रूप को, जो ध्वनि के लिखित, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि का, अगर का सिर्फ मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, तो यह क्या हुआ? यह मौखिक भाषा हुआ। अगर मैं उसी का को यहाँ पर लिख दे रही हूँ, कि जैसे मैं बोलती हूँ का, तो यह ध्वनि हो गई। यदि मैं उसी का को लिख दे रही हूँ तो यह वर्ण हो गया। उसी को बता रहा है कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को
लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने लिखा का, ये का एक वर्ण है, अब इसको लिखने के लिए हमें लिपि या लिपि चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसे ही हम लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो पहले ध्वनि होता है, तब वर्ण अक्षर होता है, पहले हमारी ध्वनि होती है, तब वर्ण होता है, तब शब्द होता है, तब पद होता है, तब वाक्य, तब अनविधि होती है। आइए हम इसको देख लेते हैं। ध्वनि अभी हमने पहले ही चर्चा की है। यदि हम किसी शब्द को बोलते हैं वह ध्वनि है, उसको लिख देते हैं तो वह वर्ण है। अगर हम कई वर्णों को मिलाकर सार्थक समूह बना देते हैं तो वह शब्द होता है। फिर शब्दों को मिलाकर पद बनता है और पदों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। आइए पहले हम देख लेते हैं शब्द क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट है हमारा शब्द। अब शब्द वर्णों के सार्थक क्रम से जो निश्चित अर्थ दे उसे हम शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुतम सार्थक इकाई कहते हैं। ये भी कभी एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है कि जो शब्द है वह भाषा की कौन सी इकाई है, तो भाषा की सबसे लघुतम और सार्थक इकाई है, जैसे कि कमल हुआ, नयन, चयन आदि। अब पद क्या है, सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अब जैसे कि हमारा क, म, ल, इन जो का, मा और ला, इसमें 3 वर्ण है। अब 3 वर्णों का जो सार्थक समूह हो गया, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, तो वहाँ पर जो सार्थक वर्ण हुआ हमारा वह समूह शब्द कहलाता है। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे हम पद कह देते हैं। जैसे कि मोहन क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर मोहन एक शब्द हुआ, क्रिकेट दूसरा और खेलता तीसरा। जब हम इन तीनों को एक साथ समाहित कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो गया, पद बन गया कि मोहन क्रिकेट खेलता है। यह वाक्य 4 शब्दों मोहन क्रिकेट खेलता है 4 शब्दों से बना, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वाक्य। अब वाक्य को समझते हैं। वाक्य जो हमारा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ पर शब्दों के सार्थक समूह जो एक किसी भी निश्चित अर्थ को व्यक्त करते हैं उसे ही हम वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, यहाँ पर हमें एक अर्थ दिखाई दे रहा है कि मोहन एक लड़के का नाम है जो कि कल विद्यालय जाने वाला है। यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाता है तो इस वाक्य या इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाए, क्योंकि ये निश्चित अर्थ कोई प्रदान नहीं कर पा रहा। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। मतलब उसका एक अर्थ निकले। अगर हम इन वाक्यों को आगे पीछे कर देते हैं तो यहाँ पर हमें बस केवल उसका शब्द समूह दिखाई देता है, ना कि वाक्य दिखाई देता है। अब आइए हम आगे चलते हैं। हमारा आगे क्या है, आगे जो हमारा है कि वाक्य के अंग। अब हमारा आ गया यहाँ पर वाक्य। वाक्य के जो अंग हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों कि जो हमारा वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या है कि जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि राहुल होशियार विद्यार्थी। अब विद्यार्थी जो है वह किसके बारे में कहा जा रहा है, राहुल, कि राहुल कैसा लड़का है, वह एक होशियार विद्यार्थी है। तो किसके बारे की विषय मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, राहुल के बारे में। तो राहुल हमारा जो होगा वह उद्देश्य होगा। फिर उसके बाद जो विधेय है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब राहुल तो हमारा उद्देश्य हो गया, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि यह एक होशियार विद्यार्थी है, तो इसके जो पीछे का वाक्य है होशियार विद्यार्थी, ये हमारा विधेय होगा। विधेय मुख्य रूप से विद्यार्थियों का अगर हमसे विधेय का विस्तार पूछता है तो हमें होशियार विद्यार्थी कहना होता है। तो उसी प्रकार से जैसे उद्देश्य हमारा हो गया जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय जो हमारा हो गया उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे कि मोहन स्कूल जाता है, तो कौन स्कूल जाता है, मोहन, तो मोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हो गया, वह
कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए तो वहाँ पर विधेय हो गया। जैसे कि चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, राम ने रावण को मारा। उपरोक्त वाक्यों में एक व्यवस्थित शहर और रावण को मारा, यह विधेय हो गया। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अन्वीति। अन्वीति के अंतर्गत जो लिंग होता है, वचन और पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव है वह 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अर्थात जो हमारा हिंदी का विकास है वह किस ईस्वी से माना जाता है, यह भी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि जो भाषा है, यदि हम भाषा के परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो जो हमारी हिंदी है वह भारोपीय भाषा परिवार की है। अब हम देखते हैं कि हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। जो हम हिंदी लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हिंदी, अब ये हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी यहाँ पर जो हमारा है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है और इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासी ने किया है। कहाँ के? ईरान के निवासियों ने किया है जो इसका पहला प्रयोग है हिंदी शब्द का। हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वह कहाँ से मानी जाती है? अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। अब ध्यान देने वाला जो यहाँ पर हमारा पॉइंट है कि अपभ्रंश में केवल 8 स्वर होते हैं। अब वो 8 स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ आ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ और ए और ओ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ऐ और औ भी विकसित हो गए, जिन्हें कि हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अपभ्रंश में ढ़ और ढ व्यंजन नहीं थे। इनका विकास किस काल में हुआ है? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो अपभ्रंश में ढ़ और ढ व्यंजन नहीं है, परंतु इनका विकास किस काल में हुआ है? तो इनका विकास हमारा आदि काल में हुआ है। और ये भी एग्जाम में बन सकता है कि ढ़ और ढ क्या है? व्यंजन है, स्वर है, या कि व्यंजन और स्वर दोनों नहीं है। तो हमारा जो उत्तर होना चाहिए कि ढ़ और ढ ये व्यंजन नहीं है। अब आइए हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक क्या है? भारतीय आर्य भाषाएं। अब भारतीय आर्य भाषाएं क्या हैं? तो भारतीय आर्य भाषाओं को कालक्रम की दृष्टि से 3 कालों में बांटा गया है। कितने कालों में दोस्तों? 3 कालों में बांटा गया है। जो पहला हमारा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा हमारा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और जो हमारा तीसरा है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, इसको 2 भागों में किया गया। पहला हमारा वैदिक संस्कृत है और दूसरा लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत या संस्कृत की जो समय सीमा है वह 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है वह 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इनकी समय सीमा को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्तों। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा क्या है, उसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं। जैसे पाली हुआ, प्राकृत हुआ, अपभ्रंश हुआ। तो इसे हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, द्वितीय प्राकृत कहते हैं और तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को कहते हैं। और जो इसकी हमारी समय सीमा हुई 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आइए हम आगे चलते। हमारा आगे जो हमारा तीसरा बिंदु था भारतीय आधुनिक आर्य भाषा। तो भारतीय आधुनिक आर्य भाषा की जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से अब तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं का आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जो समय सीमा 1000 ईस्वी से अब तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के विभिन्न रूपों जैसे सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राचट,
महाराष्ट्री और पैसाची, इनको आप कोष्टक में कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं के अपभ्रंश के विभिन्न रूप में है कौन कौन आते हैं। सौरसेनी आती है, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, पैसाची से विकसित हुई, जिन्हें आगे विस्तार से समझाया गया है। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो इसके जो हमारे आगे है कि हिंदी का जो विकास क्रम है, हिंदी का जो विकास क्रम क्या है, तो पहले हमारी संस्कृत आती है, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तब हिंदी। पहले संस्कृत का विकास, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश से होते हुए हिंदी का विकास हुआ। यहाँ पर नोट में दिया गया है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अवहट्ठ नाम देते हैं। तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। अवहट्ठ का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की जो कीर्तिलता उनकी जो कृति है उसमें मिलता है, जो कि एक पंक्ति दी गई है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि देसिल बैना सब जन मिठा और ते तैसन जंपो अवहट्ठा, ये किसकी पंक्तियां हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है और किस कृति में है ये भी पूछ सकता है। तो ये जो कृति है वह कीर्तिलता से लिया गया है और जो ये पंक्ति है वो विद्यापति की है। अब हमारा आगे जो चलता है कि संस्कृत जो है वह उसे हम देववाणी कहते हैं। पाली बौद्ध धर्म की भाषा या भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। प्राकृत जो है वह जैन धर्म की भाषा और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। कभी कभी प्रश्न में ये पूछ सकता है दोस्तों कि जो पाली भाषा है उसका प्रयोग किसने किया है, बौद्ध धर्म में किया जाता है कि जैन धर्म में। तो जो हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म, प्राकृत का उसी प्रकार से जैन धर्म, और अपभ्रंश जो है उसको हम कहते हैं यह बिगड़ा हुआ रूप है, और जो हिंदी है उसे आधुनिक हिंदी। अब आगे हम चलते हैं। हमारा जो आगे है कि आकृत मूलक या आकृति रूप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट अवश्य करिएगा, क्योंकि जो इसमें हमारा विशेषता दी गई है कि आकृत मूलक अर्थात आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी है, वियोगात्मक, जिसे हम विश्लिष्ट भी कहते हैं, और जबकि संस्कृत संयोगात्मक है, जिसे, और अंग्रेजी जो है वह वियोगात्मक भाषा, अर्थात जो हमारी हिंदी हुई और इंग्लिश हुई वह वियोगात्मक है, और जो हमारी संस्कृत हुई वह संयोगात्मक भाषा है। विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, हमारा तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम स्थान, अर्थात हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है और अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या अधिक है। अंग्रेजी प्रथम स्थान पर आती है जबकि हिंदी हमारी तीसरे स्थान पर आती है, और चीनी भाषा का मंदारिन का द्वितीय स्थान है। अब राजभाषा के रूप में, अब अगला बिंदु हमारा जो है वह राजभाषा के रूप में हिंदी, अर्थात हमारे संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है उसको हम देख लेते हैं। तो राजभाषा का जो सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा, राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु अर्थात पुल का कार्य करती है। अब 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। अब यहाँ प्रश्न में हमसे ये पूछ सकता है कि जो संविधान सभा द्वारा भारत की जो राजभाषा कब घोषित किया गया, मतलब हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। तो ऑप्शन हमारा होगा आंसर 14 सितंबर 1949 को हिंदी का राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। अब इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। अब हम आगे चलते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या है हमारी, तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो हमारी लिपि है वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जो नंदी नागरी कहा जाता है, नागरी लिपि को कहाँ पर, दक्षिण भारत में कहा जाता है। प्राचीन नागरी अर्थात देवनागरी लिपि का जो विकास है वह 9वीं शताब्दी
में कुटिल लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, अर्थात देवनागरी लिपि का जो विकास है वह ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब आइए हम आगे चलते हैं। हमारा आगे क्या है, जो हमारा आगे कौन सा टॉपिक है कि देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं क्या है, इसमें हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं को देखते हैं। तो जो देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। अब देवनागरी लिपि कैसी है, अक्षरात्मक है। यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, जिसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत अर्थात एक ही प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे कि हम का उच्चारण करते हैं और का लिखते भी हैं, तो जैसा उच्चारण होता है हम उसे वैसा ही लिखते हैं। शब्दों को सुंदर बनाने के लिए उसे सिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम इस प्रकार से लिखते का, तो ये उतना अच्छा नहीं, उनको सुंदर बनाने के लिए हम जो ऊपर ये लाइन खींचते इसे ही हम सिरोरेखा कहते हैं। तो अनुच्छेद, अब यहाँ पर हमारा जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के बारे में कहा गया है। हमारा जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो संघ भारत की राजभाषा हिंदी होगी और जो उसकी लिपि होगी वह देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के तहत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। तो ये आप लोग का एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा दोस्तों कि 43 में हमारा क्या कहा गया है कि जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और जो 43 में हमारा कहा गया, 43(2) में कहा गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। अब आगे चलते हैं हम। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 51 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं, हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषा, जिसमें कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी का उल्लेख है। ये कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएं और उनकी लिपियां। अब जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं उनकी लिपियां कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्रम संख्या एक तरफ दिया गया है, एक तरफ भाषा दी गई है और एक तरफ लिपि दी गई है। तो हमारी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, डोगरी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, बोडो और मराठी, इन 7 भाषाओं की जो लिपि है वह देवनागरी है। अब मैथिली की तिरहुता या देवनागरी, संथाली की या आलोचिकी या देवनागरी, गुजराती की गुजराती या देवनागरी, कश्मीरी का, आगे चलते हैं दोस्तों, कश्मीरी का जो हमारा है फारसी, कश्मीरी का हमारा है फारसी, अरबी, देवनागरी और शारदा लिपि, सिंधी का है फारसी, अरबी, देवनागरी, असमिया का है असमिया लिपि, उड़िया का उड़िया, उर्दू का हमारा फारसी, अरबी, देवनागरी, कन्नड़ का है कन्नड़, तमिल का है तमिल, तेलुगु का तेलुगु, पंजाबी का गुरमुखी लिपि, ये इम्पोर्टेंट है, बंगला का है बांग्ला और हमारा जो मणिपुरी का है मैतई और मलयालम की मलयालम लिपि है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों देखा कि जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं उनकी क्या क्या लिपियाँ हैं। एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि नेपाली की लिपि क्या है, तो नेपाली की जो हमारी लिपि है वह देवनागरी है। नेपाली और मराठी ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछते हैं। आइए हम अपने आगे देखते हैं। जो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि वैदिक संस्कृत, जो कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया था, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। उसी का जो वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है, इसे वैदिकी, वैदिक तथा छांदस्य भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की आदि भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन संहिताएं, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, 52, जिसमें 13 स्वर, 39 व्यंजन है, जबकि लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ
प्राप्त होती हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन है। यहाँ पर देखिए वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या अलग बताई गई है और लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या अलग बताई गई है। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग किसने किया है? वाल्मीकि जी की रामायण में देखने को मिलता है। संस्कृत को देववाणी एवं हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। संस्कृत को जो है वह देववाणी एवं हिंदी की आदि मतलब जो संस्कृत है उसे हम देववाणी भी कहते हैं और हिंदी की आदि जननी भी कहते हैं। लौकिक संस्कृत या संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही सरल रूप है। पाली जो है वह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की, अभी हमने ऊपर ही देखा, पाली का बौद्ध धर्म और जो प्राकृत का है वह जैन धर्म की भाषा है। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए दीपवंश में मिलता है, या जहाँ इसका अर्थ बुद्ध वचन है, जबकि पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग बुद्ध घोष की अट्टकथाओं में मिलता है। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण थे, यानी व्याकरण करता थे। प्राकृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि ने के नाट्य शास्त्र में मिलता है। प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्राकृत भाषा को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है और प्राकृत का जो उल्लेख है वह सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 मुख्य और 7 गौड़ प्रकार हैं। अब राजभाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है उसको देख लेते हैं। तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया तथा काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। अभी जो ये हाल ही में LT 2025 का पेपर हुआ था उसमें यही पूछा गया था कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, तो हमारा जो ऑप्शन है काका कालेलकर यही सही है। तो अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 346 में पत्र आदि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 348 में कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विधेयकों तथा अधिनियमों एवं अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। तो ये हमने भारत राजभाषा की संवैधानिक स्थिति को देख लिए। अब हम आगे चलते हैं कि अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया है। 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा मतलब जो हमारा 1 से लेकर 5 तक होता है उसमें उनकी मातृभाषा से उन्हें शिक्षण देना चाहिए। अनुच्छेद 350B में कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। इसी अनुच्छेद के द्वारा हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व निर्धारित किया गया है। अब संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं उड़ीसा को पहले ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन किन भाषाओं को मिला है, तो उसमें हमारा आता है संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और उड़ीसा तथा असमी, मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में देश में शास्त्रीय भाषाओं की जो कुल संख्या है वह 11 है। अब शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 11 भाषाएं। 11 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें की शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। अब राज्य भाषा क्या है? राज्य भाषा के बारे में जानते हैं। राज्य भाषा का जो अर्थ होता है वह राज्य की भाषा। राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती। प्रत्येक राज्य की अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र हैं। सब केंद्र के साथ उसे संपर्क स्थापन या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है। वह राजभाषा या
सह राजभाषा का प्रयोग करता है। राजभाषा को उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि राजभाषा क्या है, कि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है जिसमें वह अपने स्वतंत्र पूर्वक कार्य कर सकता है। अब हमारी जो आती है राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। सब दूसरे शब्दों में कहे तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र, राज्य में जैसे राज्य आ जाता है, राष्ट्र में पूरा संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, केवल राजभाषा का दर्जा हिंदी भाषा को प्रदान किया गया है। हमने राजभाषा को समझ लिया, राष्ट्रभाषा को समझ लिया। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है संपर्क भाषा। अब संपर्क भाषा क्या है कि भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। संपर्क भाषा का आशय है जन भाषा से, अर्थात लोगों की भाषा को हम संपर्क भाषा कह सकते हैं। कि संपर्क भाषा या जन भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र में, प्रदेश में या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे जो कि दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न भाषा भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे कि हम एक भाषा जानते हैं और दूसरी भाषा को नहीं जानते, उनमें जो जिस भाषा के माध्यम से विचार विनिमय होता है उसे ही हम संपर्क भाषा कहते हैं। जिस संपर्क का अर्थ ही होता है जोड़, तो वह संपर्क भाषा कहलाती है। भाषा में प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने उसका स्थान ले लिया। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा कौन है? हिंदी है, इम्पोर्टेंट है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करती है। हमने राजभाषा को समझा, राष्ट्रभाषा को समझा, संपर्क भाषा को समझा। अब हमारा जो अगला पॉइंट है मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या है? जैसे कि हम बचपन में अपने जो घर परिवार से सीखकर जिन भाषा का प्रयोग करके अपने बातों को बताते हैं, अपने विचारों या भाव को व्यक्त करते हैं, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा अर्थात माता की भाषा। माँ पिता के द्वारा जो भाषा हम सीखते हैं उन्हें ही मातृभाषा कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अब मातृभाषा का जो सामान्य अर्थ है, माता की भाषा माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली का परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में बालक अपने माता पिता परिवार के सदस्यों से जो भी भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। तो आइए हम अब आगे देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है मानक भाषा। अब मानक भाषा क्या? हमने राजभाषा को समझा, राष्ट्रभाषा को समझा और संपर्क भाषा, फिर मातृभाषा। यहाँ पर हमारा कौन सी भाषा? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मानक भाषा। जो हमारा ये है मानक भाषा। अब मानक भाषा को परिनिष्ठित भाषा या टकसाली भाषा, साधु भाषा और नागर भाषा, अर्थात हम मानक भाषा को कितने नामों से जानते हैं? परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा और नागर भाषा आदि नामों से जाना जाता। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की भाषा है, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। आइए अब हम विभाषा को देख लेते हैं। हमारी जो विभाषा है वह इसे उपभाषा भी कहते हैं। विभाषा को क्या कहा जाता है? उपभाषा कहा जाता है। विभाषा को उपभाषा, इसका क्षेत्र भाषा से थोड़ा कम होता है। जैसे भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, उससे जो थोड़ा कम विस्तृत होता है उसे हम विभाषा कहते हैं। यह बोली से थोड़ी व्यापक होती है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। बोली भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब बोली क्या है? बोली को हम अच्छे तरह से समझ लेते हैं। जो बोली है, बोली जो है वह किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो होती है भाषा, उसे ही हम बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्रों में
इसे एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है। अब देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। यह लिपि जो हमारी वह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा और सिरो रेखा, जैसे हम का के ऊपर ये लाइन खींचते हैं वह सिरो रेखा हो गई, जैसे कि कमल के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा को ही हम सिरो रेखा कहते हैं। अब परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें जो पहला पॉइंट है कि अपभ्रंश के मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी माना जाता है। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मध्य की कड़ी को किसे माना जाता है दोस्तों? तो हो जाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसने अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग आचार्य ब्यांडी पतंजलि के पूर्ववर्ती ने किया था, जबकि अपभ्रंश शब्द का प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार भी कहा जाता है। अब आ जाता है अगला कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था अर्थात आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर देखिए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। मुंडा और संथाली भाषा का संबंध आष्ट्रिक भाषा परिवार से भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि मुंडा और संथाली भाषा का संबंध किससे है? आष्ट्रिक भाषा परिवार से है। अब यहाँ पर आ जाता है ब्रज बोली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है। रांगडी बोली हरियाणा में बोली जाती है। खस परजिया पछाई जोहारी दानपुरिया आसकोटी फल्द और कोटिया गंगोला सिराली आदि कुमाऊनी की उपबोलियां हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा आगे जो पॉइंट है वो है सलानी नागपुरिया राठी टेहरी श्रीनगरिया लोबिया आदि गढ़वाली की उपबोलियां। यहाँ पर बोलियां और उसकी उपबोलियों के बारे में दिया गया। कर्ता के ने का प्रयोग ना होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पूर्वी हिंदी उपभाषा में की प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें जो कर्ता कारक का चिन्ह जो होता ने होता उसमें पूर्वी हिंदी में उसका प्रयोग होता ही नहीं है। अर्थात अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियों में कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जबकि अर्थात मतलब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। इन तीनों में कर्ता कारक जो ने का है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है पूर्वी हिंदी की। अब आइए आगे हम चलते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो अगर आप LT का जो हिंदी का पेपर हुआ था अभी हाल ही में 2025 में दिसंबर में हुआ था, अगर आप उन प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को हल किए होंगे तो ये आपको प्रश्न अवश्य मिला होगा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है। तो उसमें से जो हमारा ऑप्शन B या C था, गुजरात राज्य में हुआ है। इसको आप याद रखिए। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी का आधार जो है वह खड़ी बोली है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है, अर्थात भाषा की जो सबसे छोटी इकाई शब्द है, भाषा की जो सबसे पूर्णतम इकाई वह वाक्य है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों हमारी वर्ण या अक्षर है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो है वह अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। आगे चलते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा भी हम आगे पढ़ चुके हैं। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। हड़ौती ढूढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थानी की बोली है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सी भाषा का भारतीय
संविधान में 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया, तो हमारी जो होगी भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। आइए हम आगे चलते हैं। तो हमारा पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अम्बाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। अब आइए हम आगे चलते हैं। हमारा जो आगे है कि हिंदी की उत्पत्ति जो है वह सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं, परंतु डॉक्टर हरदेव बाहरी ने दक्कनी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी को 18 बोलियां मानते हैं, जबकि भोलानाथ तिवारी, ताजुर्वेकी और निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी को 19 बोलियां मानते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों, ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं। वैसे मुख्यतः 17 बोलियों को ही प्राथमिकता दी जाती है, परंतु जब हरदेव बाहरी जो है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जैसे 5 बोलियां आती, परंतु उसमें दक्षिणी हिंदी को शामिल कर देते तो उसके अंतर्गत 6 बोलियां आ जाती है, जिससे कि कुल बोलियों की संख्या 18 हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि किन किन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। इधर हमारा है अब भारतीय आधुनिक आर्य भाषाएं हैं और इधर हमारी सौर अपभ्रंश है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का विकास मागधी से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी से। सिंधी का ब्राचड़ से। मराठी का महाराष्ट्री से और लहंदा का पंजाबी से पैसाची से लहंदा और पंजाबी का जो विकास हुआ वो पैसाची अपभ्रंश से हुआ। तो इनको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा कि किस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है। अभी इसके अंतर्गत बोलियां भी आती हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो लहंदा है, ये लहंदा और पंजाबी भाषा की उत्पत्ति क्रमशः लहंदा की उत्पत्ति केकय से मानते हैं और पंजाबी की उत्पत्ति टक अपभ्रंश से मानते हैं। अब हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं एवं उनका नामकरण करने वाले विद्वानों को देख लेते हैं। तो खड़ी बोली जो है वह लल्लू लाल ने दिया है। कौरवी को राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी। ग्रियर्सन को बिहारी, ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा नाम दिया है। ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली नाम और रेमंड ने भोजपुरी, होलब्रुक ने मैथिली और बाकीलाल ने डिंगल। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा एक बॉक्स बनाकर इसी प्रकार से, जिससे कि आपको एक जगह तथ्य मिल जाए और याद करने में आसानी हो। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है अब जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थी उनका विकास किससे किससे हुआ, ये तो हमने देख लिया। अब उसके अंतर्गत जो 5 उपभाषाएं हैं जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इन 5 भाषाओं को उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उनको हम देखते हैं। तो जो हमारी पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, अब इसका विकास हमने अभी ऊपर देखा है कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5। कौन कौन सी आती? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और एक जो हमारी है बांगरू। तो इसके अंतर्गत जो हमारी आती है 5 बोलियां आती है। खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली जो है आकार बहुला है, इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। और ब्रजभाषा ओकार बहुला और कन्नौजी ओकार बहुला, बुंदेली ओकार बहुला, अर्थात कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली ये ओकार बहुला है और खड़ी बोली आकार बहुला है। अब यह किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे हम देख लेते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश जो दूसरी हमारी उपभाषा है वह है राजस्थानी हिंदी, जिसमें 4 बोलियां आती हैं, जिसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। जैसे कि मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी और मालवी। मारवाड़ी जो है वह पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती और ढूंढाड़ी या जयपुरी जिसे पूर्वी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। इसका यहाँ पर क्षेत्र दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। और जो आता है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से जो विकास हुआ तीसरा जो हमारी उपभाषा है वह है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। या जो हमारी बिहारी हिंदी है या ईकार बहुला है। और इसके
इधर इसके क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया, कहाँ-कहाँ पर मैथिली बोली जाती, मगही और कहाँ पर भोजपुरी। इनको आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली या किस भाषा का क्षेत्र है, किस यहाँ पर कौन सी बोलियाँ अधिक बोली जाती है, तो हमारी जो होगी भोजपुरी। अब हमारा जो चौथी हमारी जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियाँ आती हैं। अभी तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। इसके अंतर्गत हमारा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 भाषाएं आती है और इसका यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है कि किन-किन क्षेत्रों में ये बोलियाँ बोली जाती हैं। अब हमारी जो 5वीं उपभाषा है, 5वीं हमारी जो उपभाषा है वह पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी 2 बोलियाँ आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। इसका जो विकास होता है वह खस अपभ्रंश से होता है। इसके अंतर्गत टिहरी, प्रौढ़ी, उत्तरकाशी, रुद्र, देहरादून, हरिद्वार यहाँ पर गढ़वाली बोला जाता है। नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ यहाँ पर कुमाऊनी बोली जाती है। अब हम कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के सावरकर बंधु और काका कालेलकर ने देवनागरी लिपि में जो आ के लिए 12 खड़ी का सुझाव, अब यहाँ पर भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हैं कि जो आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया है, तो सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर। और जो हमारा पॉइंट दूसरा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन किसने की थी, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अरबी जो भाषा है, अरबी भाषा सामी भाषा के अंतर्गत आती है। लल्लू लाल ने उर्दू को क्या कहा है, लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। और जो हमारा पॉइंट दूसरा है कि फर्दिदानंद व सोस्यूर को आधुनिक भाषा का विज्ञान का जनक कहा जाता है। और खसखुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। तो दोस्तों ये जो हमारा हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियों के बारे में हमने आपको बताया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद हम जो प्रमुख बोलियां हैं उनके क्षेत्र हैं, और जैसे कि हमारे प्रमुख बोलियों के अंतर्गत ब्रज भाषा हुआ, अवधी हुई, खड़ी बोली, इनकी विशेषताओं से संबंधित भी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ड़ा को ना किस बोली की विशेषता है, ला को रा कहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से हम अगली वीडियो यहाँ पर लेकर प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत